नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। स्वागत और अभिनंदन। जी। सबसे पहले संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को सादर श्रद्धांजलि और उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। आज पहला तो सवाल होगा भाटी जी से कि आज पर निर्माण दिवस था, समाजवादी पार्टी को एक प्रोग्राम करना था, वहां परमिशन पुलिस ने नहीं दी, आखिर क्यों? नहीं, जो हम बात कहते रहे हैं और हमने 2024 में मुख्य रूप से उठाई थी, उसे सिद्ध कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि हमारा संदेह और हमारा आरोप एकदम ठीक था। भारतीय जनता पार्टी शनय-शनय, धीरे-धीरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जगह-जगह सभाओं की परमिशन ना देना, कार्यक्रम ना होना देना, वो भी महापुरुषों के जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर जेपी लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुषों के स्मृति में कार्यक्रम न होने देना, ये सीधी तानाशाही तो और क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाता है? लोकतंत्र का अर्थ तो ये है कि हर नागरिक कहीं भी कार्यक्रम कर सके, उसे पूरी आजादी हो कहीं भी कार्यक्रम करने की, अपने अभिव्यक्ति करने की, अपने विचार रखने की, अपने महापुरुषों को स्मरण करने की, अपने धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति हो हर नागरिक को। लोकतंत्र तो वो है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से अगर सभाएं होंगी, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से अगर देश चलेगा, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा, संविधान कहाँ बचेगा? तो हमारा आरोप जो था वो उसे भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कर रही है और देश के नागरिकों को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है और इसमें खड़ा होने की जरूरत है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। और भाजपा तो ये कह मैं संयोगवश मिश्रा जी, संयोगवश इन दिनों एक जो उनकी किताब आई है अशोक कुमार पांडे की 20वीं सदी के तानाशाह, वो पढ़ रहा हूँ। उसमें 6-7 तानाशाहों के वो पूरा विवरण उन्होंने दिया है अलग-अलग। तो मैं अभी पहला जो चैप्टर मैंने शुरू किया है वो मैं हिटलर के बारे में पढ़ रहा हूँ, जर्मनी का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर। तो मैं देख रहा हूँ कि उसमें बिल्कुल झटके में नहीं आती तानाशाही, जब भी आती है धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप नए-नए प्रयोग इस तरह के किए जाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में किया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं में अपनी पसंद के लोग बैठाए जाते हैं। उन अधिकारियों को एक संरक्षण दिया जाता है, एक ये दिया जाता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसे चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, इस तरह कानून बना दिया है मोदी जी ने। तो इस तरह धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप ही तानाशाही आती है और किसी भी देश में जो तानाशाह खड़े हुए हैं, इसी तरह खड़े हुए हैं। भाटी जी, बड़ी समस्या ये है, अभी ने आपने चुनाव पर बात की, लेकिन उससे पहले, चुनाव पर जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि भाजपा तो लगातार कह रही है कि सपा ने गुमराह करके लोकसभा चुनाव जीत लिया, कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में, गुमराह किया जनता को, लोकसभा चुनाव जीत गई। अब विधानसभा में हम उसकी सब पोल पट्टी खोल देंगे, जबकि संवैधानिक संस्थाएं रोज अपना दायित्व छोड़कर दूसरी तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो और संस्थाएं हो। नहीं, तो मैंने इस बात को दृष्टिगत रखते हुए तो ये वाक्य बोला। जब मैं ये वाक्य बोल रहा था तो मेरे मेरे दिमाग में ये बात थी कि बीजेपी ये कहती रही है बाद में कि समाजवादी पार्टी ने गुमराह किया लोगों को। बीजेपी प्रमाणित कर रही है कि हम सही बोल रहे थे। बीजेपी की जो गतिविधि हैं वो ये इस बात का प्रमाण है। दूसरी बात मिश्रा जी, भारत के संविधान के प्रति कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आस्था नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू के दिन से और आरएसएस ने शुरू के दिन से संविधान का विरोध किया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा में स्वीकार किया गया था और 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर अखबार में तब के आरएसएस के प्रमुख कोलवलकर ने लेख लिख के, बहुत लंबा लेख लिख के, बाकायदा बिंदु वाइज इस संविधान का विरोध किया था और कहा था हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो वो हिंदू राष्ट्र और क्या होगा? उस हिंदू राष्ट्र में संविधान थोड़ी चलेगा। जब वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र का सीधा सीधा मतलब है कि ये संविधान खत्म और कोई और संविधान आएगा और वो संविधान मनुस्मृति पर आधारित ही होगा। हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा। तो हम झूठा आरोप नहीं लगा रहे। तीसरी बात,
सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने। लल्लू सिंह ने बयान दिया था, फिर गिरिराज सिंह ने बिहार में इसका समर्थन किया था, फिर कई और नेता इनके समर्थन में बोले थे। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था संविधान की समीक्षा करने की जरूरत है, संविधान समीक्षा आयोग भी बनाया था। उससे पहले जो केसी सुदर्शन आरएसएस के प्रमुख थे, उनका एक लंबा इंटरव्यू है जो मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान आता है शायद इंडिया टुडे में छपा था। उसमें उन्होंने साफ साफ कही थी संविधान में कई कमियां हैं। और वो कमियां क्या हैं? वो कमियां केवल इन्हें अखरती हैं कि इसमें गरीब, कमजोर, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े समाज को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है और उनकी जो मुक्ति के दरवाजे खोले गए हैं, और महिलाओं को, तो वो इनके लिए इनसे इनका विरोध है, चाहते हैं उन्हें खत्म कर दें। और मैं एक बात और आपको याद दिला दूं, जो कि जिस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो मतलब शुरू ही हुई थी, देश आजाद ही हुआ था, उस समय गॉडसे ने एक पत्रिका शुरू की थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पत्रिका थी एक जो सावरकर ने जिसमें आर्थिक सहयोग किया था। तो दशहरे के अंक में उन्होंने एक कार्टून उसमें छापा था, जो मेरे पास मौजूद भी है, मेरे फोन में है, तो आप चाहेंगे तो मैं उसे भेज दूंगा, आप चाहें तो इसके साथ लगा भी सकते हैं। उसमें उन्होंने रावण का पुतला बनाया था कार्टून में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर और ये अपने दीनदयाल उपाध्याय, इन्हें उसके ऊपर तीर चलाते हुए दिखाया गया है। और रावण के चेहरे में किस किस के चेहरे हैं? 10 चेहरे लगाए गए हैं। तो रावण के चेहरे में बीच में गांधी जी का चेहरा है, उसके बराबर में नेहरू जी हैं, उसके बराबर में अंबेडकर साहब हैं, उसके बराबर में सरदार पटेल हैं, उसके बराबर में सुभाष चंद्र बोस हैं। ये सब इनकी नजर में रावण थे, खलनायक थे। ये आज बेशक ये मजबूरी में इनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर जाके फूल। मैं रोकूंगा। मैं मेरा एक छोटा सा, आपने जैसे ही कहा, फिर कल गांधी जी की समाधि स्थल पर पुतिन को लेकर क्यों गए? सावरकर की पे लेके जाते, दूसरी ये तो जगह इनकी जाते। मजबूरी है, ये तो इनकी मजबूरी है, और इनका दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है कि मेरा गोडसे की सवाल तो समाधि गलत पर तो। नहीं है, मेरा सवाल नहीं, तो गलत सवाल नहीं है। आपका एकदम सही है, सवाल एकदम आपका उचित है, और हमें ये बार बार इस देश की जनता को बताना चाहिए कि ये बेशक गॉडसे सावरकर की जय बोलते हों, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है किसी विदेशी अतिथि को गॉडसे की और सावरकर की समाधि पर लेके जा सकें। ये जब लेके जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की समाधि पे लेके जाएंगे। जब ये पुतला बनाएंगे, तो स्टैचू बनाएंगे, तो सरदार पटेल की बनाएंगे। और जब ये विदेश में जाते हैं तो वहां भी जाकर नेहरू गांधी का ही नाम लेते हैं। इन्हें मजबूरी में कहना पड़ता है कि मैं अम्बेडकर और गांधी का ही नाम लेते हैं। इन्हें एक कहना पड़ता है कि मैं अम्बेडकर के देश से आया हूँ, मैं गांधी के देश से आया हूँ। तो ये तो इनकी, एक तो इनकी कमजोरी को जाहिर करता है। इनके पास कोई आज तक कोई आइकॉन ऐसा है ही नहीं जिस आइकन का नाम लेकर ये विदेश में अपनी बात कह सकें, जिन्हें भारत के बाहर कोई जानता हो। तो ये इनकी मजबूरी है, मजबूरी बस, मैंने कहा ना कि मजबूरी बस, बेशक फूल चढ़ाते हो ये जयंती और पुण्यतिथि पे, लेकिन अंदर से इनके अंदर नफरत है अम्बेडकर के प्रति भी, गांधी के प्रति भी, नेहरू के प्रति भी, पटेल के प्रति भी, सुभाष चंद्र बोस के प्रति भी। भाटी जी, एसआईआर बड़े जोर शोर पर चल रही है, और आज एक अजीबोगरीब मेरे सामने मामला आया है, मैं उसमें तथ्य जुटा रहा हूं। चुनाव आयोग कह रहा है, निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हमने एक आदमी को 1200 वोटों से ज्यादा नहीं दिया है। मेरे पास एक बीएलओ ने शिकायत की है, मैंने उससे तथ्य जुटाने की बात की है कि उसके पास 2200 वोट है। अगर 2200 वोट का कोई एसआईआर करेगा तो मुझे लगता है कि वो 6 महीने में भी नहीं कर पाएगा। मैं अपनी बात बेबाक कह रहा हूं, तो वो 30 दिन में या 40 दिन में कैसे करेगा? ऐसे में एसआईआर को लेकर आप रोज जागरूकता फैला रहे हैं, तो क्या एसआईआर का असर दिखा? आपने तो यह भी बताया कि बीजेपी के ही नेता का गाजियाबाद में वोट काट दिया गया, ना उसका पुराना मिल रहा है ना नया मिल रहा है। क्या दिखा नहीं, एसआईआर में? हकीकत क्या दिखी? पुराने वोट उन्होंने, रूप चौधरी नाम है इनका, विधायक रहे हैं बीजेपी के खेकड़ा विधानसभा से, और पत्रकार हैं, आज भी पत्रिका निकालते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और खूब जाने पहचाने चेहरे हैं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बेशक वो बीजेपी में हैं, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल भी हैं वो। उनकी छवि जो, उनकी जो पहचान है, एक इंटेलेक्चुअल की है, एक लेखक की है, एक पत्रकार की है। उन्होंने अपनी वोट खुद कटवा दी थी अपने गांव में, उनका गांव, और जो इस समय बीजेपी के विधायक है लौनी से, उनका एक ही गांव है दोनों का, उन्हीं के गांव के हैं वो।
तो उन्होंने अपनी वोट वहां कटवा दी थी जब गाजियाबाद में वोट बनवाई थी। कुछ लोग उसमें मेरे इस पर कमेंट ये भी किया था मेरे एक्स अकाउंट पे कि इनकी गांव में वोट होगी, तो वो भी सुन लें कि गांव में उन्होंने अपनी वोट कटवा दी थी और ये वोट यहाँ काट दी गई है उनकी। तो ये धांधली चल रही है। लेकिन जो 40 से ज्यादा बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। 26 लोगों के मारे जाने पे पहलगाम में हमारे नागरिक 26 मारे गए, बहुत दुखद था वो। उस पर हम ऑपरेशन सिंदूर चला देते हैं, लेकिन 40 लोगों के मरने के बाद हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या इनकी हमें कोई चिंता नहीं है? और जो ये बीजेपी के लोग और चुनाव आयोग के लोग ये कह के बचाव करते हैं कि वो किसी और वजह से मौत हुई होगी, तनाव कारण नहीं है उसका। तो हमारे जिले में, जिला गौतम बुद्ध नगर में 5 लोग सरकारी नौकरी से रिजाइन कर चुके हैं, टीचर की नौकरी से, और उनमें 2-3 महिलाएं हैं जो 15-15 साल से 20-20 साल से नौकरी कर रही हैं। सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है भला? तो उस मिलती ही दबाव नहीं में है, उन्होंने छोड़ने की तो बात उन्होंने कबार मिल ही अपने नहीं रही है। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, दबाव है। जो पोर्टल है इसका, चुनाव आयोग का, जिस पे ये अपलोड किए जा रहे हैं, वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलता है, रात को 10 बजे से 12 बजे तक खुलता है। दिन में पोर्टल चलता नहीं है। और हमारे वो पास रात को 2-2 बजे फोन करते हैं अधिकारी कि ये अपलोड करो, अभी करके अभी हमें रिपोर्ट भेजो। और हमें हमारी मतलब नींद चैन खराब कर दिए हैं, और हम कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं। और उधर शिक्षा विभाग का दबाव है कि कोर्स पूरा करो, परीक्षा आ रही है बच्चों की। चुनाव आयोग को कहना कि एसआईआर पूरी करो। तो ये बहुत ज्यादा दबाव इनके पास है, और जल्दबाजी किस बात की है चुनाव आयोग को? 3 महीने में भी आराम से हो सकती है, 4 महीने में भी हो सकती है, टाइम दे सकते हैं। जल्दबाजी करना चाहते हैं, इसमें संदेह होता है कि इनकी नीयत खराब है, ये कुछ ना कुछ धांधली करना चाहते हैं। और दूसरी हाँ, बात और बताऊं मिश्रा जी, और बताऊं आपको एक खबर और दूं। कल के अखबारों में खबर है, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिले में टोटल 18 लाख वोट है तीनों विधानसभा में, 3 विधानसभाएं हैं। उनमें से 4 लाख वोटर मिल ही नहीं रहे हैं, उन्हें बीएलओ ढूंढते फिर रहे हैं। इधर अब अधिकारियों का दबाव है कि इन्हें ऐसे ही करके इनके वो कर दो, अपलोड कर दो इनके फार्म खुद भर के। और हमने दबाव बना रखा कि फर्जी वोट है, फर्जी वोट अगर डाली गई तो हम इनकी जांच कराएंगे और फिर बीएलओ फंसेंगे। वो ऐसे ऐसे असमंजस में भी फंसे हुए हैं। अधिकारी चाहते हैं फर्जी वोट, क्योंकि वो बीजेपी की बनाई हुई है, वो बचाई जाए, और हम चाहते हैं कि वो ना बचाई जाए फर्जी वोट जो। तो ये इस तरह के दबाव में फंसे हुए हैं। 4 लाख वोट तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है, बेहद 4 मार्जिन है। लाख वोटर, कल के अखबारों में खबर है, 4 लाख वोटर मिल ही नहीं रहे हैं। सारे प्रदेश में ठीक ठाक वो हो गई है, अपलोड हो गए हैं वो फार्म, जो उसमें भरे गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। लेकिन हमारे जिले में 60% तक ही हो पाए मुश्किल से, क्योंकि ये फर्जी वोट बहुत हैं। भाटी जी, एक और इसमें एसआईआर में आपने विधि देखी होगी कि वो 99.99 पॉइंट बता रहे हैं फॉर्म बट गए। पहले दिन से बता रहे हैं, आज नहीं। जिस दिन ये पहले दिन उन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया एक्स पर, उसी दिन उन्होंने लिखा कि 99 फार्म तो आज तक लोगों के नहीं मिले हैं। बात करते हैं, हम जाते हैं जमीन पर, बात करते हैं, लोग कहते हैं फार्म ही नहीं मिला है अभी भी। फिर 99.9% कैसे बटे? ये 99 पॉइंट कुछ, जो हमारे यहाँ शायद 7-8 बताया था यूपी में 2-3 दिन पहले, ये जो कुछ भी है 99% का फर्जी आंकड़ा है। हमने अपने जिले में खुद बीएलए भेज भेज के एक एक बूथ पे वोटर लिस्ट दे के, उन्हें घर घर भेज के हमने सर्वे कराया, कम से कम 100 बूथों पे। एक भी बूथ पे 70% से ज्यादा फार्म नहीं पहुंचे, कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60%। 70 से ज्यादा एक भी बूथ पर नहीं पहुंचे थे, 3-4 दिन पहले तक की रिपोर्ट में दे रहा हूँ आपको। तो ये आंकड़े फर्जी हैं, और यही तो कारण पता नहीं चल पा रहा कि ये फर्जी आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं। क्या क्या धांधली करने की योजना है जो फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं? बिल्कुल एकदम फर्जी है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इतने इतने फार्म नहीं बटे। अजय जी, ये सब करने की जरूरत क्या है? ना तो अभी कोई उत्तर वही प्रदेश तो में सवाल। चुनाव है, ना लोकसभा का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है। पंचायत चुनाव कब होगा अभी तय नहीं है। तो फिर नहीं, इतनी जल्दी? पंचायत चुनाव का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये विधानसभा लोकसभा की जो वोटर लिस्ट है उसका एसआईआर हो रहा है। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और विधानसभा चुनाव अब 27 में है और लोकसभा चुनाव 29 में है, तो कोई जल्दबाजी तो होनी नहीं चाहिए थी। तो
ये तो और अब देखो, अब शायद संसद में स्वीकार तो कर लिया है कि चर्चा होगी। अब चर्चा होगी तो देखते हैं वो जवाब देते हैं कि नहीं देते। अब देखो पहले तो चर्चा उनका ही कर। उनका मन है, वो देंगे कि नहीं देंगे। पाटी जी, एक हाँ। और बड़ा उत्तर प्रदेश में सवाल घूम रहा है इस समय। एक खांसी के सिरप ने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि आप अदरक खा लीजिए, गुड़ की चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए, खांसी की दवा बड़ा सोच समझ कर लीजिए। और उसके तार ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं। कल हमने देखा कि एक राजनीतिक दल से समर्थक सभी पत्रकार उस जो आरोपित किया जा रहा है उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं। उसमें तरी तरीके के वो आरोप लगा रहा है। तो मैं ये समझ नहीं रहा हूं कि वो हो क्या रहा है, प्रदेश की व्यवस्थाएं कहां जा रही हैं, क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब जितने भी घोटाले घपले खुल रहे हैं, जितने भी धांधलियां खुल रही हैं, सबके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। चाहे वो कप सिरप वाला मामला हो, या बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं हों, लूट हो, बैंक डकैती हो, या जो ऑनलाइन ठगी है वो हो, जितने भी, या जो कॉल गर्ल रैकेट पकड़े जा रहे हैं, या पेपर लीक हो रहे हैं, या फर्जी परीक्षा में नकल कराई जा रही है, उन सब जहां जहां भी कार्रवाई हो रही है और जहां कोई गिरफ्तारी हो रही है, उन सब के तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपराधों को एक बहुत गहरा मजबूत जाल उत्तर प्रदेश में फैला दिया है। अब कोई और अपराध कर नहीं रहा, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध कर रहे हैं। और इस पे पुलिस को, प्रशासन को, न्यायिक व्यवस्था को चिंतित होना चाहिए। बड़े बड़े माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। लोकसभा चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्वांचल के माफियाओं की मीटिंग की थी बाकायदा। उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। एक माफिया को चुनाव में मना भी लिया था। उसे, वो अपनी पत्नी को लड़ा रहा था, लेकिन उसे बैठा के मना लिया था। उसने अपनी पत्नी का टिकट वापस कर दिया था। एक राजनीतिक दल से टिकट हुआ था। अभी बिहार में गृह मंत्री गए तो जिस होटल में रुके, उस होटल के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिए गए ताकि ये पता ना चल सके कि गृह मंत्री से कौन कौन मिलने आए, किस किस तरह के लोग मिलने आए। तो ये सब चीजें चल रही हैं इस देश में। और अब कम से कम आप जैसे चैनल इन बातों को उठा तो रहे हैं, वरना मुख्य मीडिया तो हमारा अफीम का सुट्टा लगा के सोया हुआ है, वो तो नशे में है। मुख्य मीडिया को तो चिंता ही नहीं है खबरों की। अब खबरें दिखनी बंद हो गई हैं चैनलों पे। तो आपने पुतिन का इंटरव्यू नहीं देखा? कितना बढ़िया शानदार एक चैनल इंटरव्यू करके लाया है। पुतिन का इंटरव्यू देखा मैंने, तो ये भी सुना कि चलती हुई गाड़ी में हमारे प्रधानमंत्री ने पुतिन से बातचीत करी, बहुत गंभीर। अब पुतिन हिंदी नहीं जानते, हमारे प्रधानमंत्री रूसी भाषा नहीं जानते, पता नहीं कैसे बातचीत हुई होगी। और दोनों में से कोई सा अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता ठीक ठाक। नोएडा में बैठे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं आप। मौसम का मजा लिया जा रहा है। जिस मौसम के लिए डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं, एक बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ा, प्रदूषण की वजह से उसके फेफड़े खराब हो गए, उसको ऑपरेशन करना पड़ा। और उसे डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अगर इसकी जिंदगी बचानी है तो इसे दिल्ली से बाहर ले जाओ, कहीं पहाड़ पे ले जाओ। उस दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री मजे ले रहे हैं मौसम के, क्योंकि उनके घर में तो एयर प्यूरिफायर लगे होंगे, वो तो शुद्ध हवा ही ले रहे होंगे। वो तो जो है शुद्ध शुद्ध मशरूम खाते हैं, और जो भी चीज है उनके पास तो शुद्ध पहुंच रही हैं, तो मजा ले रहे हैं। तो गरीब आदमी मर रहे हैं, मरते रहे। भाटी जी, अंतिम सवाल, हवाई जहाज से तो नहीं कहीं जा रहे हैं? हवाई चप्पल वाले देखो बिठा रहे थे कितने हमारे प्रधानमंत्री, हवाई चप्पल वाले बिठा रहे थे। कल लोग जूते कितने उतार के जमीन पर पड़े हुए थे। और एक उस बाप कितनी का जो खराब स्थिति अपनी है। बेटी और के लिए। सुनिए, कितनी खराब स्थिति है। और ये स्थिति पैदा की हुई है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये कंपनी ने खुद पैदा की है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। सरकार की कोई हैसियत नहीं बची है प्राइवेट जो पूंजीपतियों के सामने। पूंजीपति सरकार को नचा रहे हैं। सरकार ने पायलटों के समर्थन में कोई एडवाइजरी जारी कर दिया, कोई कानून बना दिया, तो उसे ना मानने का दबाव बनाने के लिए जो एयरलाइंस ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लोग कभी बस के सफर में भी इतने परेशान नहीं हुए जितने हवाई जहाज के। हर हवाई अड्डे पर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, 2-2 दिन तक फंसे हुए हैं, 2-2 दिन, 2-2 रात तक। और सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। कितनी खराब पोजीशन हो गई है। हवाई अड्डे, हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा करनी थी, वहां हवाई चप्पल और जूते चल रहे हैं उस पे, जो एयरपोर्ट पर। कभी आपका तो अपना लंबा अनुभव है और इतनी उम्र भी हो चुकी है, ऐसी हालत किसी सरकार में देखी कि ऐसी हुई और अब तक कोई जिम्मेदार आदमी सामने ना आया हो
या इस्तीफे की पेशकश न हुई हो? हाँ, नहीं खैर इस्तीफा तो राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था बहुत पहले कि ये बीजेपी सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। तो इस्तीफे तो तब होते हैं जब आदमी के अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची हो या आत्मग्लानि बची हो, आत्मा बची हो, तो इस्तीफे होते हैं। जब आदमी बेशर्म हो जाता है फिर इस्तीफे की नौबत कहाँ रह जाती है। ठीक है मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए, आपने हमें समय दिया इसके लिए आभार। नमस्कार, जी जी फिर जी किसी मौके पर जी बात करेंगे। धन्यवाद। जी 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 जी।